हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन की आहकबाशी, अपोजिशन जमातों और अवाम में तजस्सुस। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन की आहकबाशी की जा रही है। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कृष्ण नायक इस सिलसिले में एक्स पर एक प्रगति भवन की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें इमारत की आहकबाशी की जा रही है। उन्होंने ये ट्वीट करते हुए तजस्सुस पैदा कर दिया। उन्होंने हैदराबाद में वाक़ प्रगति भवन की तस्वीर को शेयर करते हुए अंग्रेजी जबान में कैप्शन लिखा कि ये केसीआर हैं। चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस प्रगति भवन को केसीआर की तीसरी मियाद के लिए रंग किया जा रहा है। एजेंट्स की गैर मौजूदगी में पोस्टल बैलेट्स खोलने का इल्जाम, कांग्रेस का एहतजाज। जिले रंगारेड्डी इब्राहिमपट्टनम आरडीओ ऑफिस के पास कांग्रेस के कायदीन और आज़ाद उम्मीदवारों ने एहतजाज किया, जिसकी वजह से कशीदगी फैल गई। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को महफूज रखे गए स्ट्रॉन्ग रूम की सील तोड़ने का इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज किया गया। स्ट्रॉन्ग रूम में पाए जाने वाले पोस्टल बैलेट्स आरडीओ दफ्तर में नजर आए, जिस पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन और आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा एजेंट्स ने ओहदेदारों से बहस की। पोस्टल बैलेट बॉक्स की सील टूटी हुई थी और इसमें बैलेट्स नहीं थे। इब्राहिमपट्टनम हल्के में 3057 पोस्टल वोट डाले गए थे। इससे मुताल्लिक 6 बॉक्स जो स्ट्रॉन्ग रूम में रहने थे आरडीओ दफ्तर में पाए गए, जिस पर कांग्रेस कायदीन ने शुकूक व शुबात का इजहार करते हुए एहतजाज किया। वो ओहदेदारों से बहस पर उतर आए। उनका कहना था कि एजेंट्स की अदम मौजूदगी में बैलेट्स कैसे खोले गए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को शर्मिला ने सूटकेस रवाना किया। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक सूटकेस बतौर तोहफा रवाना किया, जिस पर बाय बाय केसीआर लिखा था। शर्मिला ने कहा कि इख्तिदार से हटाने के मकसद से ही उनकी पार्टी ने काम किया। उन्होंने कहा कि वोटों की तकसीम को रोकने के लिए, केसीआर की हुक्मरानी को खत्म करने के लिए कांग्रेस की उनकी पार्टी ने हिमायत की है। शर्मिला ने कहा कि अगर वो मुकाबला करती तो इन्हें हर हल्के में 5 से 10 हज़ार वोट मिलते, लेकिन इनमें तेलंगाना में जीतने की सलाहियत नहीं है, लेकिन इनमें शिकस्त देने की सलाहियत है। शर्मिला ने केसीआर को अलविदा कहते हुए एक सूटकेस तोहफे में दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर को अपनी शिकस्त को अवामी फैसला समझना चाहिए। केसीआर इन एमएलएस को नहीं खरीद पाएंगे जो दिगर अपोजिशन पार्टियों के टिकट पर जीत चुके हैं। 2014 और 2018 के इंतखाबात में कांग्रेस, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस और सीपीआई से जीतने वाले 45 एमएलएस पर एमपीज को उन्होंने खरीदा था। कविता का अपने वालिद और भाई के वीडियोस के साथ जज्बाती ट्वीट। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की बेटी और बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल की कविता ने अपने वालिद और भाई के ताल्लुक से एक जज्बाती ट्वीट किया है। उन्होंने इस सिलसिले में 2 वीडियोस पोस्ट किए। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि मेरे दिल में मेरे वालिद के लिए हीरो की तरह की फीलिंग है। किसी भी शख्स के लिए उसकी जिंदगी में एक ही हीरो होता है और मेरे वालिद मेरे हीरो हैं। एक और वीडियो उनके भाई और बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव का है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़का केटीआर की तस्वीर को चूम रहा है। इसके नीचे कविता ने कैप्शन लिखा है, बेशुमार मोहब्बतें। तेलंगाना में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इतवार को वोटों की गिनती के लिए वसी इंतजामात। तेलंगाना में सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इतवार को वोटों की गिनती के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। जुमला 49 गिनती के मराकज़ कायम किए गए हैं। इनमें से 14 हैदराबाद जिले में हैं, जबकि 4 रंगारेड्डी जिले में कायम किए गए हैं, जबकि 31 अजला के हेडक्वार्टर में एक सेंटर कायम किया गया है। सेंटर आर्म फोर्स की तकरीबन 40 कंपनियां तैनात की गई हैं। तमाम गिनती मराकज़ पर 3 दर्जे हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना की तीसरी असेंबली के लिए 119 अरकान के इंतखाब के लिए जुमला 3 करोड़ 26 लाख राय दहिंदों में से 71.34% ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। नलगुंडा जिले के मंगोड़ो हल्के में सबसे ज्यादा 91.89% पोलिंग हुई, जबकि हैदराबाद जिले के याकुतपुरा में सबसे कम 39.64% पोलिंग हुई। जुमला 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 221 खवातीन और एक जनखा शामिल है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, सदर रियासती कांग्रेस रेवंत रेड्डी और बीजेपी के ई राजेंद्र 2 सीटों से इंतखाबी मैदान में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के 6 अरकान पार्लियामेंट इस मरतबा असेंबली के लिए मुकाबला कर रहे हैं, जबकि 100 से ज्यादा मौजूदा अरकान असेंबली के लिए दोबारा इंतखाब के ख्वाह हैं। बीआरएस ने तमाम 119 सीटों पर तनहा मुकाबला किया, जबकि बीजेपी ने 8 सीटें अपनी इत्तेहादी जनसेना को अलॉट की, जबकि कांग्रेस ने 1 सीट सीपीआई को दी। सीपीआईएम ने तनहा 19 सीटों पर मुकाबला किया, जबकि मजलिस ने 9 हल्कों पर उम्मीदवार ठहराए। बीएसपी ने 106 हल्कों पर मुकाबला किया। दरियासना इंतखाबी हुक्काम ने इशारा दिया है कि पहला रुझान कल सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के करीब सामने आएगा। तेलंगाना असेंबली के इंतखाबी नताइज, शरपसंदी करने वालों को पुलिस ओहदेदारों की वार्निंग। तेलंगाना असेंबली की 119 सीटों पर 30 नवंबर जुमेरात को हुई राय दही के बाद वोटों की गिनती का आगाज इतवार 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से होगा, जिसकी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। पुलिस ओहदेदारों ने अवाम से अपील की है कि वो नताइज के ऐलान के बाद अपने अपने उम्मीदवारों की कामयाबी की खुशी में नज़्म व ज़ब्त का मुकम्मल ख्याल रखें। दिल आज़ारी वाले नारों और खौफनाक आतिशबाजी से गुरेज करें। ट्रैफिक में खलल अंदाजी पैदा करने वालों से कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। सड़कों और मुख्तलिफ मुकामात पर CCTV कैमरे नस्ब हैं, जिससे शरपसंदी करने वालों की निशानदही और भी आसान हो जाती है। नौजवानों को चाहिए कि वो किसी भी जमात के कायदीन और कारकुनों के बहकावे में ना आएं।
हैदराबाद के 15 असेंबली हल्का जात के काउंटिंग मराकज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने 3 दिसंबर को असेंबली चुनाव के वोटों की गिनती के लिए 49 काउंटिंग सेंटर्स कायम किए हैं। हर जिले में असेंबली सीटों की तादाद के एतबार से काउंटिंग मराकज कायम किए गए हैं। हैदराबाद के 15 असेंबली हल्का जात के लिए काउंटिंग मराकज का ऐलान किया गया। मुशीराबाद असेंबली हल्के के वोटों की गिनती एवी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स दुमलगुड़ा में रहेगा। मलकपेट असेंबली हल्के के लिए इंडोर स्टेडियम अंबरपेट असेंबली हल्के के लिए आर.बी. वेंकटराम रेड्डी वुमेन्स कॉलेज नारायणगुड़ा, खैरताबाद के लिए कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम यूसुफगुड़ा, जुबली हिल्स के लिए कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम यूसुफगुड़ा, सनत नगर के लिए कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट उस्मानिया यूनिवर्सिटी, नामपल्ली के लिए जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी, कारवान के लिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मासापटैंग, गोशा महल के लिए वुमेन्स कॉलेज कोठी, चार मीनार के लिए कमला नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज फॉर वुमेन नुमाइश मैदान नामपल्ली, चंद्रानगुट्टा के लिए निजाम कॉलेज बशीरबाग, याकुतपुरा के लिए सरोजिनी नायडू वनिता महाविद्यालय नुमाइश मैदान, बहादुरपुरा के लिए अरोरा लीगल साइंस एकेडमी बदलागुड़ा, सिकंदराबाद के लिए प्रोफेसर जी राम रेड्डी स्टडी सेंट्रल उस्मानिया यूनिवर्सिटी और सिकंदराबाद कंटोनमेंट के लिए ऑडिटोरियम हॉल वेस्ली कॉलेज ग्राउंड सिकंदराबाद को काउंटिंग मराकज के तौर पर मुकर्रर किया गया है। एलबी नगर के लिए सरूनगर इंडोर स्टेडियम, महेश्वरम के लिए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इब्राहिमपट्टनम, राजेंद्र नगर के लिए लॉर्ड्स कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हिमायत सागर और शेरलिंगमपल्ली के लिए जेएचएमसी बालायोगी इंडोर स्टेडियम गच्चीबौली को काउंटिंग मराकज में तब्दील किया गया है। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन को डीए की इजराई। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन को डीए जारी करने की इजाजत दे दी है। मुलाजिमीन को अदाशुद्दीनी एक ज़ेर इल्तिवा डीए को जारी करने की इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर इजाजत दी गई। कल बीआरएस की कामयाबी का जश्न मनाएंगे, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने आज इस यकीन का इजहार किया है कि बीआरएस पार्टी तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार में आएगी। इस मामले में शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्रगति भवन में रियासती वज़रा हरीश राव और तारक रामाराव और बीआरएस के चंद अहम कायदीन ने आज चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान रियासती वज़रा हरीश राव और तारक रामाराव ने मुख्तलिफ असेंबली हल्कों में क़तई पोलिंग के दादोशुमार पेश किए। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुख्तलिफ मीडिया इदारों की जानिब से जारी करदा एग्जिट पोल में ज़्यादातर बीआरएस की शिकस्त की इत्तला दे रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीआरएस पार्टी फिर एक मरतबा कामयाबी हासिल करने वाली है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स की इजराई के बाद नताइज पर जारी गलत तशहीर से परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि रियासत में हुकूमत करने वाली बीआरएस पार्टी ही होगी। ज़राए ने मजीद बताया कि चीफ मिनिस्टर ने पार्टी कायदीन और वज़रा से यहाँ तक कहा कि आज सब्र से काम लें, इतवार 3 दिसंबर को कामयाबी का जश्न मनाएंगे। मुअल्लक़ असेंबली की सूरत में कांग्रेस अरकान असेंबली की बेंगलुरु मुंतकिली। तेलंगाना असेंबली चुनाव के नताइज को अभी एक दिन बाकी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुअल्लक़ असेंबली की सूरत में अभी से एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली है। कांग्रेस को 119 रुकनी तेलंगाना असेंबली में 70 से ज़ायद सीटों पर कामयाबी का यकीन है, लेकिन अगर मुअल्लक़ असेंबली तश्कील पाती है तो अरकान असेंबली की खरीद और फरोख्त को रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी के शिवकुमार की निगरानी में एक्शन प्लान को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत तमाम मुंतखब अरकान असेंबली को खुसूसी तैयारी के जरिए बेंगलुरु मुंतकिल कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो नताइज के ऐलान के साथ ही किसी भी वक्त बेंगलुरु रवानगी के लिए तैयार रहें। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार है, लिहाजा बेंगलुरु मुंतकिली की सूरत में अरकान असेंबली का बेहतर तौर पर तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। तेलंगाना की इंतखाबी सरगर्मियों में डी के शिवकुमार ने अहम रोल अदा किया और वो खुद कई दिन तक हैदराबाद में क़याम करते हुए मुहिम की निगरानी करते रहे। बावसूख ज़राए के मुताबिक बेंगलुरु में अरकान असेंबली का कैंप कायम करते हुए बीआरएस या बीजेपी की जानिब से खरीद और फरोख्त को रोकने की कोशिश की जा रही है। बताया जाता है कि कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की निशानदही कर ली गई है। कायदीन का कहना है कि ज़्यादातर मीडिया इदारों ने कांग्रेस को वाज़ेह अक्सरियत की पेशकश की है, लेकिन बीआरएस को मुअल्लक़ असेंबली का यकीन है और वो गुज़िश्ता 2 असेंबली इंतखाबात की तरह कांग्रेस अरकान असेंबली को खरीदने के फिराक में है। 2014 असेंबली चुनाव के बाद कांग्रेस, तेलुगु देशम और सीपीआई के अरकान असेंबली को टीआरएस में शामिल कर लिया गया था। 2018 चुनाव के बाद कांग्रेस के 12 और तेलुगु देशम के 2 अरकान असेंबली ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। अंदेशा है कि मुअल्लक़ असेंबली की सूरत में केसीआर गुज़िश्ता 2 इंतखाबात की तारीख को दोहरा सकते हैं, लिहाजा मुंतखब अरकान असेंबली को बीआरएस के रब्त में आने से रोकने के लिए बेंगलुरु मुंतकिल किया जा सकता है। हमारे अरकान असेंबली को कोई खरीद नहीं सकता, कांग्रेस ने कहा। कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी के शिवकुमार ने एग्जिट पोल्स के बाद अहम बयान दिया है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस भारी अक्सरियत से कामयाब होगी और अरकान असेंबली के लिए रिजॉर्ट सियासत की जरूरत नहीं है और कांग्रेस के अरकान असेंबली को कोई खरीद नहीं सकता। हमारी पार्टी के कायदीन काफ़ी पुरइत्तेमाद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव कांग्रेस के बाज़ कायदीन के साथ राब्ते में रहने की इत्तलात मिली हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के अवाम तब्दीली चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि रियासत में कांग्रेस इख्तिदार में आए। क्या मजलिस की हिमायत के बगैर तेलंगाना में हुकूमत की तश्कील मुमकिन है?
तेलंगाना समेत 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात के एग्जिट पोल मंजर आम पर आ चुके हैं, जबकि 3 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद खतई नतायज सामने आ जाएंगे। एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीआरएस के बीच कांटे का मुकाबला बताया गया। वहीं मजलिस को रियासत की तीसरी बड़ी सियासी ताकत का मौक़िफ़ हासिल होता दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ मजलिस ने अपनी ताकत को बरकरार रखा है, वहीं बीजेपी का मुजाहरा तवक्को से कहीं ज्यादा नाक़िस रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बार 9 हल्कों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया था। वोटिंग से पहले इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि मजलिस सिर्फ 4 हल्कों पर सिमट जाएगी। याकूतपुरा, नामपल्ली और मलकपेट में कांटे का मुकाबला होने की तवक्को की जा रही थी, लेकिन वोटिंग के रुझानात से अब ऐसा माना जा रहा है कि गुज़िश्ता की तरह इस बार भी मजलिस 7 हल्कों पर कामयाब होगी, जबकि राजेंद्र नगर हल्का और जुबली हिल्स हल्के पर तजस्सुस बरकरार है। कई एग्जिट पोल में मजलिस को 7 सीटें हासिल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर एग्जिट पोल के नतायज पर यकीन किया जाए तो ऐसा लगता है कि इस मरतबा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना में किंग मेकर का रोल अदा कर सकती है। कांग्रेस और बीआरएस अगर खतई अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रहते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर साबित होंगे। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात 2023 रॉबर्ट वाड्रा की मंदिर और मस्जिद में हाजिरी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के शोहर रॉबर्ट वाड्रा ने यकीन जाहिर किया है कि 3 दिसंबर को कांग्रेस तमाम 5 रियासतों में बाज़ अक्सरियत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि अवाम तेलंगाना के साथ साथ 5 रियासतों में तब्दीली चाहते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने तेलंगाना के जिले निजामाबाद के सारंगापुर की हनुमान मंदिर के दर्शन किए और गांधी चौक इलाके की मस्जिद पर पहुंचकर दुआ की। उन्होंने बालासदन इलाके में यतीम बच्चों में कपड़े तकसीम किए और उनके साथ कुछ वक्त गुजारा। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम का मानना है कि गांधी खानदान की वजह से ही मुल्क का रोशन मुस्तकबिल होगा। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि सख्त मेहनत के सबब कांग्रेस तमाम 5 रियासतों में कामयाब होगी। भारत के सराफा बाजार में उछाल, सोने और चांदी में तेजी। एक रोज की गिरावट के बाद आज मुल्क के सराफा बाजार में एक बार फिर तेजी का रुझान रहा। आज मुल्क भर की कई सराफा बाजारों में सोने की कीमत 63,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह के करीब या इससे ऊपर रिकॉर्ड की गई। इसी तरह चांदी की कीमत में भी आज इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के सराफा बाजार में आज चांदी 79,500 रुपये फी किलो पर तिजारत कर रही है। ख्याल किया जा रहा है कि शादियों के मौसम की वजह से आने वाले दिनों में मुल्क के सराफा बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 63,100 रुपये फी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 57,850 रुपये फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई। इसी तरह मुंबई में 24 कैरेट सोना 63,820 रुपये फी 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 58,700 रुपये फी 10 ग्राम में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 62,950 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर पहुंच गया है और 22 कैरेट सोना 57,700 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर पहुंच गया है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के सराफा बाजारों में भी आज सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 62,950 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है और 22 कैरेट सोना 57,700 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। समंदर से दोबारा आ रहा है तूफान। तमिलनाडु में जबरदस्त बारिश, इन रियासतों में मच सकती है तबाही। बर्र सगीर पाक हिंद को एक बार फिर समुद्री तूफान का सामना करना पड़ेगा। खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका तूफान की शक्ल इख्तियार कर रहा है। इस तूफान को मिचुंग तूफान का नाम दिया गया है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने इस हवाले से अलर्ट जारी किया है। ये तूफान 5 दिसंबर की सुबह नेल्लूर और मछलीपट्टनम के दरमियान आंध्र प्रदेश के साहिल को उबूर करेगा। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात के मुताबिक साइक्लोन 3 दिसंबर से शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ेगा। ये अगले 24 घंटों में तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जब ये आंध्र प्रदेश के नेल्लूर और मछलीपट्टनम साहिल को उबूर करेगा तो इसकी रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर फी घंटा होगी। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटे तक भी पहुंच सकती है। ताहम तूफान के असर की वजह से नागापट्टनम जिले के वेलिंगनी साहिल पर समंदर 100 मीटर पीछे हट गया है, जहां साहिल की चौड़ाई बढ़ गई है। इसके साथ ही तमिलनाडु के कई अजला में मौसलाधार बारिश हो रही है। चेन्नई में कायम मौसमियाती मरकज ने कहा कि चुंगलपट्टू जिले के कई हिस्सों में आज जबरदस्त बारिश हुई। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर शहर के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश हुई। इसके साथ ही तमिलनाडु के तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चिगलपट्टू, चेन्नई, टेंकासी और दिगर अजला में अलग थलग मुकामात पर हल्की गरज और आसमानी बिजली गिरने का इम्कान है। तमिलनाडु के एक माहिर मौसमियात ने कहा कि खलीज बंगाल में बनने वाला कम दबाव का इलाका गहरे डिप्रेशन में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से एक तूफान बन रहा है जिसे मिचुंग का नाम दिया गया है। तूफान 5 दिसंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के नेल्लूर और मछलीपट्टनम के साहिलों को उबूर करेगा। इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है। न्यूज एजेंसी ANI ने अपने ट्विटर हैंडल पर कई वीडियो शेयर किए हैं जिसमें जनूबी हिंद के बदलते मौसम और बारिश को देखा जा सकता है। मिचुंग साइक्लोन के हवाले से कल दिल्ली में एक मीटिंग भी हुई जिसमें इस तूफान से होने वाले मुमकिन नुकसान पर तबादला ख्याल किया गया।
सऊदी अरब के कई इलाकों में शनिचर से पीर तक बारिश की पेशकशी। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन का हुजूम बदस्तूर जारी है। मौसम की खराबी और बारिश ज़ायरीन के लिए मसाइल पैदा करती है। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि मुमलिकत के कई इलाकों में शनिचर से पीर तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक मरकज़ ने एक बयान में कहा है कि अल-बाहा, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, हाइल, तबुक, अल-जुफ और हुदूद शुमालिया रीजन मौसमी सूरत हाल से मुतासर होंगे। बारिश के साथ गर्द गुबार और तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। बाज़ इलाकों में ज़ालाबारी भी मुतवक्को है। क़ब्ल मौसमियात के कौमी मरकज़ के तज्ज़ियाकार अकील अल-अकील ने कहा था कि इस साल मौसम सरमा के दौरान सऊदी अरब में दीगर बरसों के मुकाबले में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। अकील अल-अकील का कहना था कि इस साल मौसम सरमा में बारिश मामूल से ज़्यादा होगी। खुसूसन दिसंबर में बारिश का तनासुब 50% तक ज़्यादा होगा। शर्क़ी रीजन, क़सीम, मदीना और हाइल खास तौर पर बारिश की ज़द में रहेंगे। फिलिपाइन में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला, सुनामी की वार्निंग जारी। फिलिपाइन के शहर मडानो में हफ्ता 2 दिसंबर को 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसकी वजह से सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक यह ज़लज़ला 8:07 पर आया। इसका मरकज़ ज़मीन में 50 किलोमीटर की गहराई में था। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय मेडिटेरियन सेस्मोलॉजी सेंटर यानी EMSC ने इस ज़लज़ले की शिद्दत 7.5 बताई है और इसका मरकज़ 63 किलोमीटर की गहराई में था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सुनामी वार्निंग सिस्टम ने ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी। फिलिपाइन और जापान में सुनामी का इम्कान जाहिर किया गया है। फिलिपाइन के सेस्मोलॉजी एजेंसी फेलुकस ने कहा कि सुनामी की लहरें मुकामी वक्त के मुताबिक आधी रात 1600 GMT तक फिलिपाइन तक पहुंच सकती हैं और घंटों जारी रह सकती हैं। जापानी नशरियाती इदारे MH ने कहा कि सुनामी की 1 मीटर यानी 3 फीट ऊंची लहरें जापान के मगरबी साहिल तक थोड़ी देर बाद रात 1:30 बजे हफ्ते को 1630 GMT तक पहुंच सकती हैं। ख्याल रहे कि आमतौर पर रेक्टर स्केल पर 7 या इससे ज्यादा की शिद्दत के ज़लज़ले को मामूल से ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। फिलिपाइन में इस ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात के बारे में अभी अपडेट आना बाकी है। फिलिपाइन बहरुल काहिल के इलाके के रिंग ऑफ फायर में आता है, जहां ज़लज़ले अक्सर आते रहते हैं। US जियोलॉजिकल सर्वे ने इस खित्ते को दुनिया का सबसे ज्यादा ज़लज़ला और आतिशफिशा फाल खित्ता करार दिया है। दुनिया भर में हमास के रहनुमाओं को कत्ल करने का मंसूबा बना रहा है इसराइल। रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा। इसराइल और हमास के दरमियान एक हफ्ते की जंगबंदी के बाद जुमे को दोबारा जंग शुरू हो गई। दरियासना इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मुबैना तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसियों को हमास के रहनुमाओं को तलाश करने और कत्ल करने का हुक्म दिया है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने इंटेलिजेंस एजेंसियों से कहा कि वो न सिर्फ गजा बल्कि पूरी दुनिया में हमास के रहनुमाओं को तलाश करें और उनका कत्ल करें। इस हुक्म के बाद इसराइली खुफिया एजेंसियां इस हुक्म को पूरा करने के मंसूबों पर काम कर रही है। इसे मुकम्मल होने में 1 साल तक का वक्त लग सकता है। WSJ की रिपोर्ट में हुक्काम के हवाले से कहा गया है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां तुर्की, लेबनान और खतर में हमास के रहनुमाओं को कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर रही है। ख्याल किया जाता है कि हमास के कई रहनुमा खतर में मुक़ीम हैं। हमास के सियासी सरबरा इस्माइल हनिया, हमास के सरबरा यहया सनवार और खान यूनिस भी खतर में रहते हैं। खतर में हमास का सियासी दफ्तर भी है। यह दफ्तर साल 2013 में खोला गया, जब अमेरिका ने इसे बंद करने की हर मुमकिन कोशिश की। खतर ने गजा में 7 रोज़ा जंगबंदी कराने में भी कुलीदी किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से हमास ने गजा से 100 से ज़्यादा यरगमालियों को रिहा कराया है। अमेरिकी अखबार लिखता है कि नेतन्याहू ने इंटेलिजेंस अफसरान से कहा कि वो ये काम खुफिया तौर पर अंजाम दें। ताहम 22 नवंबर को नेतन्याहू ने अवामी सतह पर कुछ ऐसा ही कहा था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने इसराइली खुफिया एजेंसी मौसाद को हमास के रहनुमाओं को कत्ल करने का हुक्म दिया था। जब नेतन्याहू ये सब कह रहे थे तो उनके साथ इसराइली वज़ीर दिफा खड़े थे। उन्होंने कहा था हमास के रहनुमा उधार की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी मौत का फैसला हो चुका है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।